गुड मॉर्निंग। आप सबको जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में आप सबको मैं खुश आमदीद भी कहती हूँ। एक नई और खिलखिलाती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे। और आज जुम्मे का दिन है और इस दिन की बहुत फजीलत और बरकत भी बयान की जाती है। और आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और उस पर एक शख्स ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स चाहता है कि उसका लिबास और जो जूते वगैरह हैं वो अच्छे हों, तो क्या वो भी जन्नत में नहीं जा सकेगा? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद भी फरमाता है। तकब्बुर का मतलब है कि बंदा हक को ठुकरा दे और लोगों को हकीर समझे। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इस हदीस से हम क्या सीख रहे हैं कि ज़ाहरी और बातनी खूबसूरती का ख्याल तो रखा जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप दिखावा या तकब्बुर करना शुरू कर दें। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहत और बीमारियों का इंसान से जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, जितना कि इंसानी तारीख का है। बीमारियां पहले ज़माने में भी हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त जो साइंस थी उसने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी और इन बीमारियों का जो इलाज होता था वो कुदरती और देसी तरीकों से किया जाता था। आजकल जहां साइंस ने बेहद तरक्की कर ली है, वहीं सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाले कई तरीका इलाज आज भी मुस्तनद समझे जाते हैं। बीमारियों के कदीम तरीका इलाज में से एक जो तरीका है वो है हिजामा, जिसे कपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। ये सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाला सस्ता और इस्लामी तालीमात से तस्दीक शुदा इलाज भी है। ये इलाज इस कदर मुफीद है कि अब जदीद साइंस भी इसकी अफादियत की न सिर्फ कायल हो गई है, बल्कि अब तो मगरबी ममालिक से भी ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं और मारूफ शख्सियात भी जिस्म को डिटॉक्स करने के लिए हिजामा करवाना चाहते हैं। और हिजामा या कपिंग थेरेपी कितनी मुफीद है, कैसे की जाती है और इससे किन किन बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर नूरीन कासिम हैं, हिजामा एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नूरीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर नूरीन, हमें एक तो हिजामा के बारे में बताइएगा, ये कितना पुराना तरीके इलाज है और इसका प्रोसेस क्या होता है और इससे किस तरह हम जो हमारे अंदर गैर ज़रूरी जो या फासद खून कह सकते हैं उसको निकाल सकते हैं? हिजामा एक ऐसा तरीकाकार है, एक तो सुन्नत नबवी है, ठीक है। हमारे नबी ने भी फरमाया कि आपको कोई भी मसला होता है बॉडी में, कोई भी आपको नफ्सियाती मसाइल हैं, पट्ठों में कोई भी आपका दर्द है या बॉडी में किसी भी तरह कोई बीमारी है आपकी, अच्छा, आप हिजामा करवाएं, आप इससे शिफा आपको होगी। इसके अलावा हिजामा एक बहुत पुराना तरीकाकार है। एक मेडिकल की किताब लिखी गई थी 1500 साल पहले, जिसमें छोटी मोटी सर्जरीज के बारे में बताया गया था और उसमें हिजामा का भी जिक्र था। और उसके बाद फिर चाइनीज की एक बहुत एक कदीम किताब है जिसमें हिजामा का जिक्र किया गया। अच्छा। और इसमें बताया गया कि हिजामा एक बहुत ही मुफीद है बीमारियों के हवाले से और आज की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से यही चाइनीज मेडिसिन के नाम से मशहूर है और ये बहुत से लोग इससे सेहतयाब हो रहे हैं और लोग फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि हिजामा से हम मुख्तलिफ बीमारियों का भी इलाज करवा सकते हैं, तो किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है हिजामा के जरिए? हिजामा में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अच्छा। सांस की बीमारियों से लेकर आपके नफ्सियाती मसाइल, औरतों और मर्दों के मसाइल, आपके पट्ठों का कड़ाव, इवन के आपकी कुव्वत मुदाफ़त, इसमें हर तरह का जो है शिफा मौजूद है। अच्छा, हाँ, मतलब ये इतना मकबूल है और पहले जमाने में इसी तरह इलाज किया जाता था, साइंस नहीं थी तो यही तरीका इलाज जो है अपनाया जाता था और अब भी ये इतना मकबूल है, लोग आ रहे हैं हिजामा करवाने। बिल्कुल, लोग आ रहे हैं। लोगों के पट्ठों के मसाइल होते हैं, लोगों की जो स्किन के मसाइल होते हैं, ब्लड को, अच्छा, स्किन और ये भी चीजें इससे हो सकती हैं। इवन के जो एक्ने के मसाइल हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसके बाद वो अपनी जो है वो फेस का हिजामा करवाते हैं और इससे उनको काफी बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, तो क्या हिजामा करवाने से पहले डॉक्टर नूरीन किसी से कंसल्ट करना पड़ता है और फिर जाके हिजामा करवा सकते हैं या ये कोई भी जाकर हिजामा कंसल्ट के बगैर करवा सकता है?
ये महफूज हिजामा है? बिल्कुल हिजामा महफूज है। एक तो हमारे नबी ने फरमा दिया इवन कि आपको कोई मसला नहीं भी है आप तब भी करवा सकते हैं। आपको ये आने वाली जो बीमारियां उनसे महफूज रखता है, क्योंकि आपका ब्लड साफ होगा, आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। और ये एक हिजामा है, हम कोई भी इंसान करवा सकता है, लेकिन क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए जिनके पास हम करवा सकें। अच्छा, मतलब उसको पता हो कि हिजामा का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह करना है। मतलब हिजामा का ये कह सकते हैं कि हमारे खून को प्योरीफाई करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। हमारे जहाँ पे कोई इशू आ रहा होता है वहाँ पे सर्कुलेशन एक तो साफ नहीं पहुँचती, दूसरा ये कॉम्प्रोमाइज पहुँचती है। अच्छा। जब हिजामा हो जाता है हमारा ब्लड साफ हो जाता है और जो है सर्कुलेशन बेहतर होती है और वहाँ तक पहुँचती है, हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है नेचुरली जो है वो हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका प्रोसेस क्या है? मतलब अगर आता है कोई बंदा अपने पट्ठों के अगर ले लिया जाए फॉर एग्जांपल, तो कितने कप उसको लगते हैं हिजामा के? प्रोसेस क्या होता है उस चीज का? ये उसके इशू पे डिपेंड करता है कि उसका इशू किस चीज का है। ठीक है, लोग वैसे जनरली भी करवाते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए कि हमें कोई बीमारी ना लगे, फुल बॉडी का भी करवाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बैक पेन की, ठीक है, तो उसमें हमारे 4 से 5 कप लगते हैं हमारी बैक पे। ठीक है, तो उसमें सिंपली हम कप रखते हैं, ठीक है, और उसमें वैक्यूम हम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट से उसमें एक टाइट प्रेशर आता है, जिससे जो वहाँ का ब्लड है वो ऊपर वाली सरफेस पे आ जाता है, जो फासिद मादा होता है। उसको 3 मिनट के लिए हम रखते हैं। उसके बाद कप को रिमूव करते हैं और उसमें छोटा सा हम इंसिजन देते हैं और जो ब्लड है उसके ऊपर दोबारा कप लगाते हैं और उसको पंप करके ब्लड को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे जो गंदा खून है वो बाहर निकल आता है। और उसके बाद जो पेशेंट है उसको 3-4 दिन का हम बताते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है हिजामा करवाने के बाद, और वो खुद बताता है कि मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो इसके कितने सेशंस कितने होते हैं हिजामा के? क्या एक ही सेशन में सारा ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है या वापस दोबारा भी आना पड़ता है? अगर आप जनरली करवाते हैं, ठीक है, फिटनेस के लिए, तो आपको एक ही सेशन काफ़ी है और आप इसको 2-3 महीने बाद ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका कोई स्पेसिफिक इशू है, फिर उसकी सिवियरिटी पे डिपेंड करता है पेशेंट की, उसका किस लेवल का इशू है। कोई नेक पेन है, बैक पेन है, वो उसके फिर रूट कॉज पे डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब अगर बैक पेन है तो हमारे बैक पे कप्स लगेंगे, और अगर नेक पेन है तो उसका क्या होगा फिर? अगर नेक नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बैक पेन है उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा माइग्रेन का इश्यू हो तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपके नेक पे लगे, आपके जो हमारी ये जो मिड बैक है वहाँ पे उसके कप्स लगते हैं। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और हर पॉइंट में एक से ज्यादा बीमारियों का इलाज मौजूद है। और जैसे आप बताई थी कि स्किन की प्रॉब्लम्स के हवाले से भी लोग आते हैं ये करवाने, और एक्नी का प्रॉब्लम भी हील हो सकता है, तो क्या फिर मुंह पे कप्स लगते हैं? यस, मुंह पे कप्स लगते हैं और छोटा सा इंसिजन दिया जाता है और 1 हफ्ते के अंदर जो इंसिजन वो डिस्पेयर हो जाता है। उसमें कोई आपका वो नहीं होता कि आपके फेस पे कुछ चीज़ नजर आ रही है, और आपका फेस क्लियर हो जाता है। तो जो ये कट्स लगेंगे, मतलब वो नीडल के साथ आप लोग करते हैं कुछ? इसमें छोटा सा वो हमारे पास ब्लेड होता है, अच्छा, ठीक है, उसमें बिल्कुल माइनर सा एक इंसिजन दिया जाता है जो कि जस्ट आपको फील होता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद कप से जब हम उसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो उसमें ब्लड निकलता है। ठीक है, और जब वो हम रिमूव कर देते हैं 3-4 दिन के बाद वो जो उसका जो निशान वो क्लियर हो जाता है। लेकिन उस टाइम ये क्या इलाज जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होता है? ये जो इलाज है बिल्कुल पेनलेस होता है, बिल्कुल तकलीफ दे नहीं होता है, सिर्फ देखने में लगता है। लेकिन जब हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं और पेशेंट को फील तक नहीं होता, उसका प्रोसेस हो चुका होता है। इसमें किसी किस्म का कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कोई सुन नहीं किया जाता, सिंपली कप रखा जाता है, उसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और उसके बाद छोटा सा इंसिजन दिया जाता है और दोबारा उसको पंप किया जाता है और फासिद मादा निकाल दिया जाता है। अच्छा, और पेशेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, किसी किस्म बिल्कुल पेनलेस है, पेनलेस होता है। और कितने दिनों में जो इसके मतलब वो जो ब्लेड के निशान है उसके फेस से या उसकी बॉडी से वो कपिंग के भी निशान बन जाते हैं, वो पर्पल सा हो जाता है आपके निशान, तो वो कब तक कितने दिनों में चला जाता है? कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इशू सीवियर होता है। अच्छा, वहाँ पे जो उनका निशान है पर्पल सा हो जाता है, बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, वो उनके इशू पे डिपेंड करता है। अगर उनकी पेन बहुत ज्यादा, मतलब कि उस रीजन में उनका जो है फासिद मादा बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ हुआ है, अच्छा, तो उनका जो वो एरिया ज्यादा ब्लैक और डार्क हो जाता है। ओके, तो वैसे हम कपिंग के बाद पेशेंट को 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और वॉक करें, आपका ये जो इशू है 1 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है और जो हिजामा है, इसमें कोई और चीजें नहीं चाहिए, कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं, इसमें किसी मेडिसिन का रोल नहीं। एक तो हमारे मतलब वो तिब्बे नबवी है, ठीक है, हमारे नबी ने फरमा दिया तो इसमें शिफा है,
तो बाकी इसमें ओवरऑल तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है, इसमें किसी किस्म की मेडिसिन का नहीं है रोल। और दूसरा हम डॉक्टर नूरीन आजकल देख रहे हैं कि लोग जोड़ों के दर्द के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, परेशान भी हैं। क्या इसका भी इलाज हो सकता है कपिंग के जरिए? जोड़ों का जो इलाज इसमें मेनली आपका अकड़ाव होता है, ठीक है, आपकी स्टिफनेस होती है। तो हिजामा का मेन पर्पस ही यही है, आपकी सर्कुलेशन को बेहतर करना और साफ और शफाफ खून को, आपके जो मेन टारगेट एरिया है जहाँ पे खून नहीं पहुंच रहा और आपका डिस्फंक्शन आ रहा है आपके जॉइंट में, मसल में, उसको इम्प्रूव करना है। हाँ। तो हिजामा उसमें बहुत बेस्ट है पट्टों और जोड़ों के मामले में। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और माशाल्लाह विद इन 2 to 3 सेशन में वो ठीक हो जाते हैं। तो उनके फिर अगर मतलब घुटनों का और जोड़ों का मसला है तो फिर उनके कब्स कहाँ पर लगते हैं? वो डिफरेंट उनके पॉइंट्स होते हैं, ठीक अच्छा। है। जैसे अगर हम बात करें कि आपका कोई माइग्रेन का इशू है तो उसकी मिड बैक पे लगेगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको कहते हैं कि हमारी किडनीज का प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा। किडनीज के प्रॉब्लम के लिए जो हमारा कप लगता है वो नी की बैक साइड पे लगता है। जरूरी नहीं है कि आपका कोई किडनी का प्रॉब्लम किडनी के ऊपर ही लगेगा या किडनी के जो सराउंडिंग एरिया में लगेगा। डिफरेंट मोटर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से उनकी जो सर्कुलेशन जाती है तो वहाँ से उनका वो सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो ये पॉइंट्स के बारे में पता होना और एक प्रोफेशनल के पास जाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे, किसी भी एरे के पास हम हजामा करवाने चले जाएंगे तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है हमारे लिए। बिल्कुल, ये नुकसानदेह हो सकता है। उनको आपकी बेसिक एनाटमी नहीं पता, उनको ये नहीं पता कौन सा मसल किधर जा रहा है, कोई नर्व्स वेसल्स जब वो इंसिजन देगा कोई डैमेज हो जाएगा पेशेंट का और वो मजीद मसला उसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्वालिफाइड एक्सपर्ट थेरेपिस्ट के पास जाना लाजमी है। और क्या जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और जो शुगर के मरीज हैं वो भी आ सकते हैं हिजामे के लिए? इसमें हर मर्ज का इलाज मौजूद है, इवन के नफ्सियाती मसाइल, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अच्छा। इसमें भी हिजामा काफ़ी मुफीद पाया जाता है। और जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इसमें बहुत ज़्यादा, इवन के जो आपके रेस्पिरेटरी इशूज़ है, अस्थमा हो गया, ठीक है, आपकी और भी ओवरलोड डिजीजेज हैं, आपके दिल का मसाइल है, आपकी कोई भी मतलब प्रॉब्लम है, उसमें हर तरह का शिफा मौजूद है। तो फिर उनकी कंडीशन के हिसाब से या उनकी बीमारी के हिसाब से सेशंस होते हैं? बिल्कुल, उनकी सेवेरिटी पे डिपेंड करता है, उनकी रूट कॉज पे डिपेंड करता है कि उनका इशू किस वजह से आ रहा है। और दूसरा हमें डॉक्टर नरीन ड्राई नीडलिंग कौन सी टेक्निक है, इस हवाले से भी हमें बताइएगा और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? ड्राई नीडलिंग एक ऐसी चाइनीज मेडिसिन में आती है। अच्छा। हिजामा भी चाइनीज मेडिसिन में आ रहा है क्योंकि आजकल उन्होंने इस पे ज्यादा रिसर्च की, वही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अच्छा। आजकल पाकिस्तान में इसका रुझान आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है इसके बारे में। बाकी जो ड्राई नीडलिंग है वो इसमें एक हमारे पास निडल होती है, ठीक है, और उसमें जो खास तौर पे वो पेशेंट जो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको दवाई से आराम नहीं आता, उनको पेटों में बहुत अकड़ाव होता है और दर्द की वजह से जो उनका एक मसल होता है वो हार्ड हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है और पेशेंट खुद बताता है कि मेरी कोई चीज़ जिस तरह जकड़ी हुई है। तो उसमें फिर हम निडल इंसर्ट करते हैं और वो एक निडल होती है जिसमें जो पेशेंट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। वो टोटली एक पेनलेस प्रोसीजर होता है। उस निडल के जरिए हम थोड़ा सा उसको एक मसल एक डैमेज करते हैं अंदर से। अच्छा। जिसके नतीजे में एक नया मसल फाइबर बनता है। नया मसल फाइबर क्यों बनता है? क्योंकि पेशेंट का जो ऑलरेडी मसल होता है वो स्टिफ हो चुका होता है और उसकी शॉर्टनिंग हो चुकी होती है। जब हम डैमेज करते हैं निडल के जरिए तो नया मसल फाइबर बनता है और नया मसल फाइबर बनने की वजह से जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है, सर्कुलेशन बेहतर होती है और जो वो मसल है वो लेंथन होना शुरू हो जाता है और वो बेहतरी उसमें आना शुरू हो जाती है। और डॉक्टर नरीन लास्ट में मुझे बता दें कि कौन से उम्र के जो लोग हैं वो हिजामे के लिए आ सकते हैं? क्या बच्चे भी, उनका भी हिजामा हो सकता है? नहीं, हम बच्चों को प्रेफर नहीं करते। अच्छा। खास तौर पर 15 साल के जो बच्चे हैं उसके बाद ही हम हिजामा का कहते हैं। अच्छा। और यूजुअली बच्चों में ऐसे इश्यूज आते नहीं है ब्लड के हवाले से। ये तो जैसे हम थोड़ी एज क्रॉस करते हैं तभी ब्लड में जो फासिद मादा वो पैदा होना शुरू हो जाता है, इसके बाद ही हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर नौरीन कासिम हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हिजामा एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर नौरीन बहुत शुक्रिया आपका। हम हिजामा के बारे में बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है और अगर किसी भी बीमारी में कोई भी मुब्तला है वो हिजामा करवा सकता है, बहुत मुफीद है। मजीद भी आपसे बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। अब कुछ बात करते हैं बदलते ज़माने के, बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बढ़ता ही जा रहा है। IT रिवोल्यूशन ने दुनिया में बिजनेस, ट्रेडिंग, PR, यहाँ तक के वॉरफेयर के अंदाज भी बदल कर रख दिए हैं।
टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की दौड़ ने दुनिया में एक साइबर वॉर को जन्म दे रखा है, जिसकी वजह से आज की दुनिया का सबसे जो बड़ा मसला है वो है डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी बनती जा रही है। हैकर्स के दुनिया भर की बड़ी वेबसाइट्स पर बढ़ते हमलों ने दुनिया की सुपर पावर्स को शशुपंज में मुब्तला कर रखा है। अमरीकी इलेक्शन में भी डाटा चोरी होने और उनका गलत इस्तेमाल होने की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जश्न आज़ादी के मौके पर FBI की वेबसाइट्स के हैक होने से मुल्क में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक नई बहस शुरू हो चुकी है। इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर भी जो सबसे बड़ा एतराज़ उठाया जा रहा है वो उन मशीनों के हैक होने के इम्कानात है। साइबर सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है इस वक्त, आज के दौर में डाटा की हिफाजत कैसे की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम सदीक हैं, IT एक्सपर्ट हैं। आसिम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? आसिम, आजकल हम देख रहे हैं कि ये जो डाटा सिक्योरिटी और ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, और जिस तरह FBI की वेबसाइट्स और वर्चुअल मशीन्स हैक हो रही हैं, तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल नर्व पर एक बहुत बड़ी जो है ना ज़रब लगी है, और पूरी दुनिया में भी हमारी जो है इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। तो क्या हमारे जो सिस्टम है इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी इसको आसानी से आके हैक कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी गलती ज़्यादा है, जिसको एडमिट भी किया FBI ने। हमें वार्निंग्स थी, हमारी जो एजेंसीज है, टॉप एजेंसीज है, उनकी तरफ से कि हमें साइबर अटैक्स हो सकते हैं। इसी मद में अक्सर कहा जाता है कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है। अच्छा। इनको वर्ल्ड बैंक की तरफ से $80 मिलियन दिए गए थे कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें, आप अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करें। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हैक हुआ है इसकी सबसे बड़ी वजह भी वही बने कि सॉफ्टवेयर आउटडेटेड थे, सिस्टम्स आउटडेटेड थे। अच्छा। जिसकी वजह से ब्रीच हुई और जिसकी वजह से 3 दिन तक ये इनकी साइट डाउन रही और सारा डाटा जो है वो हैक हुआ। देखें, FBI इज अ डाटा बैंक। इट इज लाइक कि किसी ने हमारे स्टेट बैंक के अंदर घुस के आपका डाटा चोरी किया है। तो ये बड़ा सीवियर है, इसको उतना सीवियरली नहीं लिया जा रहा। अच्छा। जितना लेना चाहिए गवर्नमेंट को। आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा। उनको देखना चाहिए कि आपको जब बताया गया था हमारी टॉप एजेंसीज की तरफ से, मैं नाम लूंगा, स्पेशली आर्मी की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने बकायदा मरासले भेजे थे कि अटैक्स आ सकते हैं। अच्छा। और आप अपने सिस्टम्स को सिक्योर करें। मतलब इस चीज का खदशा था? जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मतलब पहले से ही अवेयर कर दिया गया था कि ये हो सकता है, तो आप पहले से ही तैयारी करके रखें। जी। किसी तैयारी उसमें क्या होती है? तैयारी होती है अपने सिस्टम्स को अपग्रेड रखें। अच्छा। आपकी जो सिक्योरिटी के लिए टूल्स हैं उनको अपडेटेड रखें। आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होते जाते हैं, उनको पैचेस को आप रिजोल्व करते जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट लाइक अनदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इसको इग्नोर किया गया, इसको पीछे रखा गया। और कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड के ऊपर पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स आगे पीछे। अब क्रेडेंशियल्स भी जब रखते हैं तो उसकी एक स्कीमा होती है। आप कभी भी किसी भी सिक्योर सिस्टम को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे पासवर्ड्स नहीं दे सकते। उसके लिए बकायदा टूल्स के थ्रू आप पासवर्ड जनरेट करते हैं, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। सो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा एम्बैरेसिंग है हमारे लिए कि हमारी ये मिस्टेक जो है हमारी अपनी गलती से ये हुआ है। अच्छा। इसमें क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग शायद कोई पाकिस्तानी भी करना चाहता या कोई लो लेवल का हैकर भी करना चाहता तो वो कर सकता था, जैसी चीजें बाहर नहीं करी। अच्छा। मतलब ये लूप होल्स आ रहे थे हमारे सॉफ्टवेयर में, जिसकी वजह से कोई भी हैकर बआसानी हैक कर सकता है ये चीजें। जी, जब भी हैकिंग होती क्या है, हैकिंग इज बेसिकली अ ब्रीच ऑफ योर सिस्टम, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है। अब वो एक्सेस तब मिलता है जब आपको पासवर्ड्स पता हो। अच्छा। जब आपके पास मशीन का एक्सेस हो या फिर फिजिकल एक्सेस हो। फिजिकल तो एक्सेस नहीं था, बट पासवर्ड वाली साइड जो सॉफ्टवेयर साइड है उसके ऊपर ब्रीच हो सकती है। फिर मशीन की साइड, क्योंकि दैट इज कनेक्टेड टू राउटर्स और सारा, उसके थ्रू भी आप ब्रीच कर लेते हैं। सो जो ज्यादा चांसेस है कि वो सॉफ्टवेयर और फिजिकल साइड से ब्रीच हुई है और उसके अंदर सारे का सारा जितना भी डाटा हाउस था इनका वो सारा ब्रीच हुआ, और जो कि बहुत अलार्मिंग है। और दूसरा आसम, कहा जाता है कि जो आपका सिस्टम इंटरनेट से मुंसलिक नहीं है वो हैक नहीं हो सकता। आप इससे कितना मुत्तफिक है? मतलब जो कनेक्ट नहीं है हमारी चीज़ या हमारा डाटा इंटरनेट से, वो नहीं हो सकता क्या? ब्रीच या वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। देखिए, इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी नहीं होता, ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं आप किसी भी केबल के थ्रू, लैन के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। होता क्या है, हैकिंग, ये इस तरह की हैकिंग क्या होती है, एक मालवेयर होता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था।
अब जितने भी आपकी विंडोज बनी हुई हैं, एक दफा तो आपने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हुए ही होंगे, तो जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, स्पेशली जो यूएस के सिक्योरिटी इदारे, अब ये विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उन्होंने बैकएंड के ऊपर बैकहोल्स पैचेस रखे थे जिसके थ्रू दे कैन एक्सेस एनीथिंग। ये स्नोडन की बुक आई थी, उसके अंदर भी उसने बोला था कि आप किसी भी सिस्टम को आराम से इजीली हैक कर सकते हैं, उसका डाटा आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बैक होल्स हैं जिसके अंदर से आप ब्रीच कर सकते हैं। सिमिलरली जो आप बात कर रही हैं कि इंटरनेट से एक्सेस ना हो, देखिए अगर तो उसके अंदर मालवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया हुआ है, ओके, और आप दूर है उससे, आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, हाँ। तो मालवेयर आपका ब्लूटूथ एक्टिवेट कर देगा विद इन दैट रेंज। तो इसको सिक्योर करने का तरीका ये है कि उस रेंज के अंदर कोई और डिवाइस ना हो। एक स्पेसिफाइड रेंज होती है ब्लूटूथ की, ठीक है। फिर अगर उसके साथ कोई वायरलेस कनेक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं, उनको रिजोल्व कर दिया जाए, फिर वो ब्रीच नहीं हो सकता। लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि अगर कोई चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है नहीं है तो वो ब्रीच नहीं होगी। लेकिन दूसरा आसिम, ये भी मसला चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी आपने सुना होगा, तो हुकूमत ये कह रही है कि जिस इस पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि ये भी हैक हो सकती है जो मशीन है, तो हुकूमत कह रही है कि ये इंटरनेट से मुंसलिक नहीं है, इसलिए इसके चांसेस नहीं है। तो क्या ये कितना मुत्तफिक हैं आप इस चीज से? देखिए उसका ये एक हद तक वो ठीक है, 90% तक तो इसके चांसेस नहीं है कि इंटरनेट से ये कनेक्टेड नहीं है तो हैक नहीं होगी। लेकिन 10% चांसेस हैं। उसमें क्या है कि जब आपने किसी भी मशीन को बनाना है तो उसमें एक चिप होगी, स्टोरेज के लिए कोई ना कोई चीज डिवाइस होगी जो कि मैनिपुलेट हो सकती है, जो कि इंडिया में मैनिपुलेट हुई। आप आज भी जाए, आप आज भी सर्च करें कि इंडियन ईवीएम मशीन हैक्स, तो उसमें वो आपको बता देंगे कि कैसे उनकी मशीन्स के अंदर वो चिप्स को रिप्लेस कर दिया गया और वायरलेस के थ्रू वहीं पे जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे वो बटन प्रेस करके, अगर आप गए फॉर एग्जांपल आपने बल्ले पे निशान लगा, तो वो वायरलेस के थ्रू उसको कनेक्ट करके उस मशीन को मैनिपुलेट कर रहे थे। सो इसमें आपकी फिजिकल सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड नहीं है इतनी ज्यादा। तो ईवीएम को आपको जब बनाएंगे तब सिक्योरिटी देनी होगी, फिर उसके बाद जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब सिक्योर करना होगा। आपका जो अमला होगा जिसने इसको प्रिजाइड करना है, दे शुड बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, फिर जाके ये एक सिक्योर प्रैक्टिस बनेगी। और ये बिल्कुल हैक हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि ये डाटा ही स्टोर हो रहा है, डाटा किसी चिप में स्टोर हो रहा है, तो अगेन उस चिप को मैनिपुलेट करने की जरूरत है। उसको आप वाईफाई के थ्रू या किसी ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे एंड यू कैन चेंज दैट रिजल्ट। लेकिन आसिम, हम देख रहे हैं जहाँ पर हम बुनियादी चीजों को हैक होने से नहीं बचा पा रहे, जिस तरह एफपीआर की आप वेबसाइट्स देख लें, वर्चुअल मशीन्स देख लें, उनको नहीं हम बचा पाए हैकिंग से, तो ये तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब ये चिप्स वाला, और इसके लिए अमले को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए होगी इस हवाले से। जी ट्रेनिंग चाहिए होगी, सिक्योरिटी चाहिए होगी। अब ये इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब इलेक्शन कमीशन जो बैलेट पेपर्स बनाता है तब भी आर्मी डिप्लॉयड होती है प्रिंटिंग प्रेस के बाहर। इसी तरह जब ये बना रहे होंगे तो तब एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए सिक्योरिटी का, ताकि जो आपके लोग जो इंजीनियर्स बना रहे हैं वो इसको मैनिपुलेट ना होने दे, इसको चेंज ना करने दे, कोई इसके अंदर अपना पुर्जे ना इसकी चेंज कर सके, फिर ये बिल्कुल सिक्योर है। लेकिन अगर आप इसको फिजिकली इस चिप को इसके अंदर कोई भी इस तरह का एलिमेंट लगा देते हैं जिस तरह इंडिया में हुआ, तो ये हैकेबल है, इसमें डाटा हैक हो सकता है। ठीक है, हाँ। और दूसरा हम आसम देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं दूसरी तरफ, तो उनके लिए हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, क्योंकि ये भी मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बड़े पैमाने पर भी है, ये छोटे पैमाने पर भी बढ़ता जा रहा है। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें तो एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन आ चुका है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। आपको हर चीज के लिए वो करना चाहिए। 2 फैक्टर से जिस तरह आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक ओटीपी आता है जिससे आप अपना एसएमएस के ऊपर जो नंबर आता है वो फीड करते हैं और वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है। दूसरा, आपके जो ब्राउजर्स के अंदर डाटा होता है, ऑटोफिल के जो ऑप्शंस होते हैं उनको नहीं करना चाहिए। आपको ब्राउजर्स क्लियर करने चाहिए और अपडेट रखने चाहिए जब आप ब्राउजिंग करें। जितनी भी आपकी एप्स है कोशिश करें कि उनके ऊपर आप हर बार लॉगिन करें, रादर देन के आप उसको लॉगिन को छोड़ दें और सेफ पासवर्ड कर देते हैं जो। लैपटॉप्स के ऊपर स्पेशली जब भी आप अक्सर लोगों को देखेंगे वो ब्राउजर्स के थ्रू जो है फेसबुक या दूसरी सोशल मीडिया एप्स को करते हैं और उसको खुला रहने देते हैं, वहां से ब्रीच होती है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट को कोई नहीं ब्रीच करता, उस ब्राउजर को लोग ब्रीच कर लेते हैं, जहां से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जाती है, कुकीज जाती हैं, वो सारा का सारा डाटा आपका निकाल सकती है। सो इसके लिए थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। कोई आपको सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करें। आपके पासवर्ड्स आप कितनी देर लगती है? हार्डली 10 सेकंड्स।
इफ यू हैव अ शॉर्ट पासवर्ड और आप उसमें लॉग इन कर लेंगे। सो उस ये अपनी रूटीन बनाएं। फिर मोबाइल्स के लिए देखें, मोबाइल्स का जो सबसे बड़ा इशू होता है, हम हर जगह पे जाके वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं और जब कनेक्ट करते हैं तो आप ये नहीं देखते कि हमने इससे कौन सी ऐप खोलनी है, कौन सा नहीं करना है, कौन सी जगह है। तो जब आप वाईफाई मतलब कहीं पे भी हमें खुला हुआ वाईफाई मिला हो हम लोग वो कनेक्ट कर लेते, नहीं करना चाहिए, ये कह सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम है कुछ इस तरह कि आप जहाँ पर भी जाएं, मतलब कोई भी खुला हुआ वो मिल रहा है वाईफाई तो आप उसको कनेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। दूसरा व्हाट्सएप आजकल जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैक हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी है, हम लोग नहीं जो है डाटा चोरी होने, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड भी है। तो क्या इसके हवाले से हम लोग कौन सी लापरवाही बरतते हैं जिसकी वजह से हमारा व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है? देखिए व्हाट्सएप जो है बेसिकली इट इज कनेक्टेड टू योर सेलुलर डिवाइसेस। अच्छा। तो ये हैक होने के अभी बहुत सारे अभी पैगासस का स्कैंडल आया था, जिसमें पीएम का भी सब जितने भी दुनिया के बड़े लीडर्स थे उनके व्हाट्सएप हैक हुए थे। सो जब आपको पता चल जाए ना एक चीज ब्रीचेबल है तो आप मेक श्योर करें कि इसमें अपनी प्राइवेट चीजें, अपनी सिक्योर इन्फॉर्मेशन लाइक अगर आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो उसके पासवर्ड वगैरह ना भेजे, और अगर भेजने हैं तो पिक्चर खींच के भेजे, टेक्स्ट टाइप करके ना भेजे। अच्छा, ये एक चीज है। फिर इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी जो आपकी सोशल मीडिया उसके ऊपर अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दें। आप डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि यूजुअली लोग इन्हीं चीजों से अपने पासवर्ड्स बनाते हैं, इन्हीं चीजों को लिंक अप करते हैं, और इन छोटी छोटी चीजों से आप बहुत बड़े फायदे उठा सकते हैं। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, योर सोशल मीडिया विल बी हैक्ड, योर मोबाइल फोन्स विल बी हैक्ड, और ये इंफॉर्मेशन आम आदमी समझता है कि ये इजी टू एक्सेस है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। एंड ऑफ द डे इसी का ही नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। और अपने मोबाइल फोन्स को मैं अगेन बताना चाहूंगा कि इसको अपग्रेड जरूर किया करें विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी ऐप ना करें। जब भी मोबाइल फोन हैक होते हैं थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू होते हैं। अब थर्ड पार्टी एप्स, वेदर की कोई ऐप देख ली आपने, ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी जो एप्स है। और अगर आपने ब्राउजिंग करनी है कहीं बाहर जाके, मतलब आप घर से बाहर जाते हैं जो आपको इनसिक्योर लगता है, तो वीपीएन यूज करें। ठीक है। बड़े अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं। अच्छा। 500-600 पर मंथ के हिसाब से वीपीएन का, उससे आपका डाटा सिक्योर हो जाता है। तो ये चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और क्या आपको लगता है आसिम के हमारे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आलमी सतह के जो माहिरीन हैं वो मौजूद हैं जो हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं? माहिरीन है, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी कमी बहुत ज्यादा है। जितनी ऑडियंस है, लाइक अगर 100 लोग हैं तो उनके लिए एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए। हमारे पास कह लें 1000 के लिए एक भी नहीं है। अच्छा। अभी जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, ये शायद आपको बाहर के कंट्रीज में ये आम छोटे बच्चों को ये नॉलेज होगा। हाँ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली किसी को पता ही नहीं है इन चीजों का, अवेयरनेस ही नहीं है। ना पीटीए बताती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने बैंक्स को डिस्कस किया, फिर बाकायदा मैंने सुना कि रेडियो के ऊपर बैंक्स की तरफ से मैसेज दिया गया ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कैसे लेके चलना है। तो दैट इज अ गुड अप्रोच। मैं चाहूंगा कि इसी तरह पीटीए भी बताए कि आपने मोबाइल फोन और जब सोशल मीडिया यूज करना है तो कैसे यूज करना है। हाँ। हमारे जो माशरे के आधे से ज्यादा इश्यूज हैं वो मिस यूज की वजह से होते हैं। लोगों को पता नहीं कि क्या इसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और अगर कुछ खराब हो जाए तो उसके अगेंस्ट कैसे हमने चलना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे, आईटी एक्सपर्ट हैं। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। और साइबर क्राइम के हवाले से हम बात कर रहे थे, आईटी के हवाले से बात कर रहे थे, मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपने कभी अपने आईने से या मिरर से बातें की हैं? कभी ना कभी हम सब ने ये अपने मिरर से बातें की होती हैं, लेकिन हम तो अपने आईने से बातें करते हैं लेकिन वो हमें कभी जवाब नहीं देता, वो हमारी बातों के आगे से आंसर नहीं करता। लेकिन अब मिरर ना सिर्फ आपकी बातें सुनेंगे बल्कि आपकी बातों का जवाब भी देगा। आपको ये सुनकर एक झटका सा जरूर लगा होगा, मुझे भी लगा था, क्योंकि मिरर कैसे बातें कर सकता है आपसे। तो जनाब, लाहौर के 2 बासलाहियत और होनहार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने एक ऐसा डिजिटल मिरर तैयार किया है जिससे जो आपको सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, आप सेल्फी भी बना सकते हैं
और एंड्रॉयड स्क्रीन की तरह आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस डिजिटल मिरर को स्मार्ट मिरर का नाम दिया गया है। ये स्मार्ट मिरर कैसे काम करता है, कौन कौन से फंक्शंस इसमें हमें मिल सकते हैं, हम ये जान लेते हैं इस मिरर के बनाने वालों से। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सालिहा असलम है और उज़ैर हुसैन है। सालिहा और उज़ैर, मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हम बचपन में कहानियां सुनते थे मैजिक मिरर के हवाले से, आप लोगों ने उसको मतलब रियल में बना दिया है एक फिक्शन स्टोरी को, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इसके फंक्शंस क्या हैं इस मिरर के? बिल्कुल ऐसे है जैसे हम बचपन में सुनते थे मूवी में मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, और जब वो आईना रिस्पॉन्ड करता था तो बीइंग अ चाइल्ड वी ऑल हैड अ ड्रीम इनसाइड ऑफ अस कि ऐसा शीशा हो हमारे पास जो बातें कर सके। सो यही स्मार्ट मिरर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि आप सुबह मॉर्निंग में तैयार हो रहे हैं और आपका मिरर आपको बता रहा है कि अच्छा आज आपके ये टास्क हैं, ये आपकी रिसेंट ईमेल्स आई हुई हैं, ये आपके स्केड्यूल्ड काम है, और आपके मिरर आपको मल्टीटास्किंग में मदद कर रहा है। साथ साथ आप तैयार हो रहे हैं, साथ साथ आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये फंक्शंस इसमें मौजूद हैं। बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट है ये हमने यूं शुरू किया था, उसके बाद हम बेसिकली वी स्टार्टेड इन 2017। ओके, फिर उसमें हमने मुख्तलिफ यूज केसेस ढूंढे कि एक आम इंसान की जिंदगी में एक डिजिटल मिरर किस किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। वो फिटनेस में हेल्प आउट कर सकता है, आपकी फिटनेस रिपोर्ट आपको दिखा रहा हो सुबह तैयार होते हुए, वो आपको तैयार होते हुए मेकअप ट्यूटोरियल्स दिखा रहा हो। अच्छा, यू कैन कास्ट यूट्यूब वीडियोस, या आप कोई मैच देख रहे हैं और फाइनल बॉल्स चल रही हैं, आप वॉशरूम गए हैं आप वहीं पे देख सकें। तो इस किस्म के यूज केसेस है जो हमें हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। तो इसको बनाने का ख्याल कैसे आया? अगर मैं उज़ैर आपसे पूछूं तो क्या इसके पीछे का विजन था और पहला मिरर कब बनाया था आप लोगों ने? 2017 में तब हम बैचलर कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो सॉफ्टवेयर साइड हमारी थी और हार्डवेयर साइड से हम लोगों ने कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया कि हम लोग स्मार्ट मिरर बनाते हैं, उसकी हमने टेक्नोलॉजी पे काम किया और विद द टाइम हम लोग एक डैशबोर्ड मिरर के साथ हम लोग इंट्रोड्यूस्ड हुए। ठीक है। लेकिन साथ में हम लोगों ने 5 तरह की कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हमने टारगेट किए। ठीक है। और साथ में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किए। तो कितना वक्त लगा था सालिहा एक मिरर को, जो फर्स्ट मिरर था उसको बनाते हुए? जो फर्स्ट मिरर था, मैं आपको अगर थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताऊं तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स ही थे तब 5th सेमेस्टर के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि जी कोडिंग हमें सिखाई जा रही है और हम गेम्स बना रहे हैं, ठीक है दैट्स फाइन, लेकिन असल जिंदगी में उसका इम्पैक्ट कहीं नहीं था। सो दैट्स वेयर वी थॉट कि कुछ इस तरह का होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारी जिंदगियों में उसको आसानी पैदा कर रही हो। वहाँ से फिर हमने जो लेटेस्ट वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। हम मूवीज़ में, फिक्शन मूवीज़ में देखते हैं स्मार्ट टेबल्स, स्मार्ट फ्रिजेस, हर चीज़ स्मार्ट। सो दिस इज वेयर के आगे जो हमारा वक्त आ रहा है उसमें हर चीज स्मार्ट है। एग्जैक्टली। उसमें फिर हमने जब शुरू में स्टार्ट किया तो जो इसके हार्डवेयर पार्ट्स लेने थे, वी वेंट टू हॉल रोड जो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर लाहौर की मार्केट है। तो मैं आपको अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ बीइंग अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि व्हेन आई स्टेप्ड इन, तो वहाँ पे जो मर्द हजरात हैं वो आपको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि आपको बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन दैट वाज द डे आई हैड टू डिसाइड कि मैंने स्टेप बैक करना है या स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा। और वो टाइम था कि आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू इट। और आप लोगों ने करके दिखाया फिर। तो सालिहा और उज़ैर, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका एक अमली मुजाहिरा भी आप लोग करके दिखा दें ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि किस तरह चलता है। जी श्योर। तो अभी जो हमारे पास डेमो में मौजूद है ये ब्लूटूथ मिरर है। अच्छा। इसमें क्या है कि आप सुबह तैयार हो रहे हैं, आप अपनी मोटिवेशनल टॉक्स सुन सकते हैं। इसमें बिल्ट इन स्पीकर्स हैं बेसिकली। ठीक है। उसके जो ये फर्स्ट वाला है, जो ये वाला है। अच्छा, ये दरमियान वाला। उसके अलावा इसमें हम नहाते हैं तो फॉग आ जाती है। आप बटन ऑन करें, वो एंटी फॉग के थ्रू सारी फॉग दूर कर देगा। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको डेमो देती हूँ, ये ब्लूटूथ के थ्रू अभी हमें इस पे कुछ प्ले करके दिखाएगा। मैंने फोन अपना इससे कनेक्ट कर लिया है। ओके। और ये मैंने प्ले किया है, तो ये आप देखें, मतलब आप सुन सकते हैं कि मिरर के अंदर से हमें आवाज आ रही है सॉन्ग की।
इसके अंदर FM भी है, तो अगर आप ब्लूटूथ से नहीं करना चाहते तो आप FM को ट्यून कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसमें मैग्नीफायर लगा हुआ है। अच्छा। कि आपको कोई मेकअप करते हुए, शेव करते हुए जो महसूस हो रही है जरूरत, मैग्नीफायर के थ्रू वो आपको मदद करेगा। फिर इसके अलावा धुंध आ गई, आप एंटी फॉगर ऑन करें, वो धुंध हटा देगा। तो ये बेसिकली हमारा वॉशरूम मिरर है। और ये जो आप लोगों ने ये बटन्स, ये क्या जी है? इसके ऊपर ये करंट टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा है 26 डिग्री अभी ये बता रहा है, और करंट टाइम है ये अभी एक्चुअली टाइम सेट नहीं हुआ हुआ, सेट इसको एक दफा करना पड़ेगा और आपने वॉशरूम में लगा लें तो टाइम आ रहा है। उसके अलावा इस पे अगर हम चेंज करें तो FM पे ये जा सकता है। आप चैनल्स ट्यून कर सकते हैं। इस तरह से इसमें मुख्तलिफ फीचर्स, ये जो पावर का बटन है इससे आप लाइट की एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर इसमें आप डिमर की फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। आपको रात को तेज लाइट चुभ रही है सो आप उसको लाइट को डिम करके और वॉशरूम में एक बड़ी एम्बियंट लाइट दे सकते हैं। बैकलाइट कर सकते हैं अपने मिरर्स को। मुख्तलिफ तरह की इसमें कस्टमाइजेशन है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी साइज में, किसी भी डिजाइन में तैयार करा। और हम कस्टमर को साथ में इस चीज को भी कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और कस्टमाइज अपना प्रोडक्ट खुद करें। तो कस्टमर पे चाहे वो बैक लाइट रखवाए, फ्रंट लाइट लगवाए, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो डिपेंड करता है। तो जो इसके अंदर उज़ैर जो यूज हुई है टेक्नोलॉजी जो हम देख रहे हैं वो किस तरह डेवलप किया आप लोगों ने? जी पहले जिस तरह कोविड से पहले हम चाइना से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे और साथ में कोविड आ गया और बहुत सारे ऐसे काम हुए कि हमारी शिपमेंट पोर्ट पे फंस गई। लेकिन हम लोगों ने उस चीज को बियर तो किया कि बड़ा टाइम हम लोग बैठे रहे कि सामान अब आएगा, लेकिन हम लोगों ने अब इसका इन हाउस इसको बिल्ड करना शुरू कर दिया और सब कुछ अब हम खुद इसको बेसिकली हम बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर पार्ट पे तो काम कर रहे थे, लेकिन जो हार्डवेयर है आपको पता है पाकिस्तान में वो एक्सपेंसिव पड़ता है वो, तो जो इसकी बैग की मटेरियल वगैरह है वो हम चाइना से बल्क में ले रहे थे, PVC और एल्यूमिनियम वगैरह इस तरह से। तो जब कोविड आया हमारी शिपमेंट्स फंस गई तो वो हमने यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन शुरू की और वो टाइम इस तरह से यूटिलाइज किया कि हमारी कॉस्ट मतलब जो पहले कॉस्ट थी वो उससे कई परसेंटेज कम हो गई, कई टाइम्स कम हो गई। तो उससे हमें बहुत ज्यादा ये R&D से हम यहाँ तक पहुंचे। तो क्या अभी तक कोई मतलब लोगों ने आपके साथ आपको इसका दिया हो कि हमें ये बना के दें, किस तरह के मिरर्स बना के दें? जी बिल्कुल। कोई ऑर्डर्स आए हों? 3 साल हो गए हमें ऑपरेशनल हुए हुए। अच्छा। ये जो हमारे पिछले 2 साल है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जबरदस्त गए हैं और अभी जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है उस हिसाब से हम इसकी डिस्प्ले आउटलेट्स खोलने लगे हैं लाहौर में और फिर कराची, इस्लामाबाद में, क्योंकि मिरर ऐसी चीज है आप पहले आंखों से देखना चाह रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये है कि पहले इसकी डिस्प्ले आउटलेट्स बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। इसके अलावा हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर को टारगेट करें, आप जो ये मिरर देख रही हैं ये जो वो वाला ये कॉरिडोर मिरर है। बेसिकली जब हम रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाते हैं, होटल्स में लॉबीज में आप देखते हैं एम्बियंट सी लाइट होती है, तो ये एक उसका एडवांस वर्जन है कि जो आपका जो रूम नंबर लिखा हुआ है ठीक है वो ही आपका मिरर प्लेट है बेसिकली जो कस्टमाइज्ड है। कोई भी होटल है वो अपने मुताबिक अपना लोगो, अपनी ब्रांडिंग उसके ऊपर, फिर उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप रिसेप्शन मिरर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं होटल्स में कि यूजर आए और अपनी मर्जी से खुद रूम्स की अवेलेबिलिटी चेक कर ले, बुकिंग कर ले, सो एवरीथिंग इज कस्टमाइज्ड। तो ये कितना एक्सपेंसिव कितना है और प्राइस रेंज इसकी कहाँ तक जाती है? जी जो हमारे लाइटेड मिरर्स हैं, मैं बेसिक है उससे स्टार्ट करूंगी, वो 7,000 रुपीज से स्टार्टिंग है। और डिपेंड करता है आप एंड्रॉइड में फुली फंक्शनल, ये नॉन टच एंड्रॉइड है, एक टच एंड्रॉइड का भी होता है, उसमें पूरा फुली फंक्शनल एक आप समझे बड़ा टैबलेट मिरर है। उसमें आप मिलियंस ऑफ एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्काइप के थ्रू ग्रुप फैमिली कॉल्स कर सकते हैं, इस तरह के फीचर्स। तो उसमें फिर प्राइसिंग ऑब्वियसली वेरी करती है, तो वो आगे जाती है 80,000 90,000 डिपेंडिंग अपॉन द साइज यू गो फॉर और क्या फीचर्स आप उसमें रखें। मतलब एंड्रॉइड मिरर में भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक हम जो मैं आपको कस्टमाइजेशन का फैक्टर बता रही हूँ, इसमें रिसेंटली हमें एक रिक्वायरमेंट आई थी कि उनके एक लोग थे, उनके घर में चोरियां बहुत हो रही थी, तो वी मेड अ सिक्योरिटी कैमरा मिरर उनके लिए कस्टमाइज जो कि उनकी हॉलवे में लगाओ और जिसके थ्रू फिर उन्होंने जो भी चोरियां हुई थी वो स्पॉट कर ली कि जी क्या इशू था। लेकिन इसमें एक प्राइवेसी का बड़ा फैक्टर आता है, तो उसमें फिर हमने ये किया कि इसको मतलब कस्टमर के ऊपर ना इसको दें कि वो उसको मिसयूज कर सके। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ऑफिसेज हैं एम्प्लॉयज को मॉनिटर करने के लिए, और इस तरह से इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। ये है भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी इजाद इन लोगों ने की है। तो कैसे ये वाटर रेजिस्टेंस है? ये आयरन प्रूफ्ड है और ये वाटर रेजिस्टेंस है। अच्छा,
ठीक है, और ये लिटरली बहुत अच्छी आप लोगों ने। उसके अलावा हमारे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो वारंटी में जाते हैं। ओके, तो कोई इस किस्म का इशू कितने साल की वारंटी? 1 साल की साथ वारंटी होती है और आफ्टर सेल्स लाइफ टाइम आपको कस्टमर सपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल आपके मिरर में आपसे गलती से वाटर डैमेज हो गया, आप हमसे रिप्लेसमेंट लें पार्ट की, और इसका जो बेसिकली अंदर से सारा सिस्टम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया, आप बीइंग अ लेमैन खुद हर चीज मैनेज कर। ठीक है जी, उज़ैर और सालेहा हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपके इसके लिए और आगे आने वाले भी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सोने शहर लाहौर और उसके बासियों को दरपेश मसाइल के हवाले से। तो जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे शहर के मसाइल भी बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक का मसला है, तो दूसरी तरफ पार्किंग के मसाइल ने शहरियों के मसाइल में और भी इजाफा कर दिया है। शहर का कोई बड़ा बाजार या मार्केट आप लोग देख लें, आपका पार्किंग आपको वहां पर नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो पार्किंग फीस के नाम पर ओवरचार्ज किया जाएगा आपसे। इंतजामिया की जानिब से शहर भर में यकसा पार्किंग फीस के नफाज के लिए बुलंदोबांग दावे बहुत दफा किए गए हैं, लेकिन शहरियों से टोकन की मद में जायद फीसों की वसूली अभी भी जारी है और शहर से गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स खत्म हुए ना ही माली अहदाफ अभी भी पूरा हो सका है। नए पार्किंग साइट्स भी फाल नहीं हो सकी हैं और अफसरान को कंपनी में करप्शन के मामलात पर भी शदीद तहफ्फुज़ात हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी सफेद हाथी बनकर रह गई है। 1000 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का भी इंकशाफ सामने आया है। लाहौर में पार्किंग के मसाइल क्यों हल नहीं हो पा रहे हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगी चेयरपर्सन है लाहौर पार्किंग कंपनी की रुबीना सुलेहरी हैं और उनके साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर। सबसे पहले इमरान, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी ठीक है इमरान, सबसे पहले तो मुझे आप बताइए, आप इस चीज़ को कवर भी करते रहते हैं, तो क्या मसले आ रहे हैं पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से? क्यों नहीं ये मसाइल शहर लाहौर के जो बासी हैं उनके हल हो पा रहे? मुनीबा, ये एक इतना अहम इशू है। शहर लाहौर चूँकि अब ये कोई छोटा शहर तो है नहीं, मॉडल शहर है, तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आबादी है और लेंथी शहर बनता जा रहा है। क्योंकि देखें, शहर जैसे जैसे बाद होते हैं वहाँ पे वैसे वैसे प्लानिंग्स होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें शहरियों के लिए बुनियादी मसाइल जो हैं वो ये सारे साथ साथ चल रहे होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो लाहौर में सफाई का मामला आपके सामने था। हाँ। उसके लिए थोड़ी सी हुकूमत ने भागदौड़ की तो उसके बाद आपको शहर जो है वो साफ सुथरा नजर आता, चमकता दमकता नजर आना शुरू हो गया। अब जहाँ पे जाते हैं कोई ना कोई शहरियों को मसाइल होते हैं। अब ये पार्किंग एक ऐसा मसला है कि हर बंदे ने, हर फैमिली के पास यहाँ तो गाड़ी है या बाइक है और साइकिलें भी हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं। अब उनको खड़ा करने का मसला आज तक पिछले 6 साल से हम सुन रहे हैं, पार्किंग प्लाजा नहीं बन रहे। पार्किंग प्लाजा इतना बड़ा इशू है, इतना कि जब आपका शहर जो है वो बड़ा हो जाता है तो उसके लिए पार्किंग प्लाजे बनाए जाते हैं। जैसा कि अनारकली बाजार है, वहाँ पे 4,500 से 5,000 मोटरसाइकिल सिर्फ दुकानदारों की अपनी है। अच्छा। हाल रोड पे भी यही सूरत हाल है। इतना एशिया की बड़ी मार्केट्स हैं ये, शाल मार्केट में भी ऐसी है। अब आपका ये हब है, बिजनेस हब है, आपका शालमी हो गया, आपका अंदरून शहर हो गया, आपका अनारकली बाजार हो गया, नीला गुंबद हो गया, हाल रोड हो गया, माल रोड, यहाँ पे प्लाजे नहीं है। हाँ। जहाँ पे प्लाजे होने की जरूरत थी। अब ये तो एक चीज हो गई। दूसरा, पार्किंग जो आपकी मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियां हैं, ये आपके शहर में बेहंगम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं। जहाँ पे मेरा अगर 2 कनाल का प्लाट है तो मैंने वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह दे दी। हाँ। वहाँ पे मैंने टोकन लगवाना शुरू कर दिया। अब कोई आ रहा है तो उससे 50 रुपए टोकन वसूली की जा रही है। कोई एक टोकन नहीं कहीं पे चल रहा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, ये तो एक रूटीन की बात है। अब कंपनी के अपने मसाइल भी बहुत हैं। अब 3 साल 4 माह बाद अल्लाह करके 2016 के बाद 2021 के फरवरी में 3 साल 4 महीने बाद अल्लाह करके आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया। ठीक है। उनके चेयरमैन आ गए। पहले चेयरमैन सियासी चेयरमैन उन्होंने अनाउंस किए शाह जमाल भट्ट,
और उसके बाद डीसी लाहौर को चेयरमैन तैनात किया गया और अब रुबीना सुलहरी हैं। अब 6 माह में 2 चेयरमैन तब्दील हो गए, अब तीसरी चेयरमैन है। अब जो पहले वाले चेयरमैन थे वो भी बहुत कोशिशें कर रहे थे कि हम पार्किंग को कुछ बेहतर कर जाएं, अब ये भी कोशिश कर रही हैं, मगर वो कोशिशें नजर आ रही हैं। इसके हवाले से स्टेयरिंग कमेटी ने इजलास बुला लिया, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने इजलास बुलाया, अब वो कल इजलास था वो पोस्टपोन हो गया, 10 सितंबर को दोबारा बुलाया। रुबीना जी क्या सारे इकदाम उठा रही हैं, क्या कोशिशें कर रही हैं? मेरे ख्याल से इमरान उन्हीं से जान लेते हैं। रुबीना सुलेहरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चेयरपर्सन है पार्किंग कंपनी की। रुबीना जी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? रुबीना, हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो पार्किंग के मसले हैं उनको मैनेज करने के लिए लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई, और लेकिन जो पार्किंग के मसाइल हैं और जो गैर कानूनी स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं वो तो जूं के तूं बरकरार है। तो क्या कोताहियां हैं कंपनी में जिसकी वजह से ये मसाइल जो है ये निमट में नहीं आ रहे, इसको हल ही नहीं किया जा रहा? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आज मैं यहाँ पे लाहौर न्यूज़ में हूँ और अपने ख्यालात का इज़हार कर रही हूँ। बहुत सी बातें होती हैं जो आपके दिल में होती हैं, आप कहना चाह रहे होते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि कोई प्रॉपर फोरम मिले और आप अपनी बात जो है वो लोगों तक कन्वे करें। पिछले दिनों हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग थी, उनके भी काफ़ी सारे ट्रैफिक के इश्यूज़ थे और पार्किंग के इश्यूज़ थे। उनसे जो मैंने सबसे पहले बात की, आप ये देखें कि हमारी जितनी मार्केट्स हैं वहाँ पर आगे उनके जो जगह है, जो वॉकिंग ट्रैक होता है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं ठेले से हम उसको कह सकते हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं जो लगी हुई हैं। ठीक है। फिर उसके आगे देखें तो उसके आगे रेडी वाले लगे होते हैं, उसके आगे जो चीज़ें बेच के खड़े होकर चीज़ें बेच रहे होते हैं वो लगे होते हैं। मतलब जो पार्किंग की प्लेस होती है वो तो सारी चली जाती है कब्जा माफिया के पास। और जब हमारी पार्किंग की बारी आती है तो जो हमें छोटी सी थोड़ी सी येलो लाइन दी गई है उसमें भी बड़ी मुश्किल से वो जो पार्किंग ज़ाहिर है ज़्यादा होती है। मोटरसाइकिल्स खास तौर पे अंदरूनी शहर में हमारे मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। और वो इतने ज़्यादा मोटरसाइकिल हैं, जगह कम है और मोटरसाइकिल ज़्यादा। तो मैंने उनसे बात की, मैं कहती जब हम वो चीज़ को MCL के साथ मिलकर हटाने की कोशिश करते हैं तो मार्केट वाले ही हमें सिफारिशें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो किसी के मामू का बेटा होता है, किसी के ताए चाचे का बेटा होता है या किसी के मुलाजम का आगे बेटा होता है, फिर वो उनसे किराया भी ले रहे होते हैं उन चीजों का। तो पार्किंग के मसाइल तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक सारे कंबाइन एफर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि हम लोग जब प्लाजाज बनाते हैं, असूल तो ये होना चाहिए कि जब आपने प्लाजा बनाया है तो आप उसमें पार्किंग प्लेस अपने शॉप्स को जो आपने रेंट आउट करनी है उनको आप वो पार्किंग भी दें। ये प्लाजा की मेरे ख्याल में जो है वो उसमें जरूर शामिल होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्लाजा खड़ा कर लेते हैं लेकिन हम ये नहीं करते कि हम उसकी बेसमेंट में या कोई 1-2 फ्लोर जो है वो पार्किंग के लिए मुख्तस कर दें। तो चले वो भी हो गया। मैं कहती हूँ अंदरूनी शहर है, अंदरूनी शहर में तो ये वाले मसाइल हैं, पुराना सारा बाजार बना हुआ है, हम वहाँ पे ये सारी चीजें डेवलप नहीं कर सकते। जैसे किसी ने मुझसे बात की जी नया पाकिस्तान, मैं कहा जी नया पाकिस्तान तो ढा के बनाइए तो फिर ही बन सकता। ठीक है, वैसे तो नहीं। तो अब वो चीजें तो हम मसाइल हल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम CTO साहब के साथ मिलकर और हमारी कंपनी मिलकर और MCL खास तौर पर मिलकर अगर हम तीनों कंबाइन एफर्ट करें तो अंदरूनी शहर में जो पार्किंग के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं, वरना ये जूं के तूं ही रहेंगे। मसाइल है, देखिए मसाइल ये है, पार्किंग कंपनी है, अच्छा, और इश्यूज ये हैं कि एक पार्किंग स्टैंड है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं नकी मार्केट, पैनोरामा, कोई भी, ये ऑटो पे नहीं है। एक बुक पकड़ी हुई है 2 बंदों ने, आप आए, आपसे टोकन की फीस, आपको देखा ये फैमिली है, ये जरा रसाई वाली नहीं है, ये कहीं पे नहीं जा सकती, 100 रुपया ले लिया, बिल्कुल ऐसे बुक से पर्ची नहीं काटी, ठीक है, वो बुक वहीं पे ही है, सरकारी बुक उनके पास, जो कंपनी की बुक है वो वहीं पे ही है। अब रोजाना की बुनियाद पर अगर वहां पर रोजाना 500 गाड़ी आकर जा रही आ रही है तो उसमें अच्छा खासा जो है गोट घोटाला हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब करप्शन एम्बेजलमेंट किसको कह रहे हैं हम, कि आपकी कंपनी की जो इनको रसीदें दी हुई हैं, जो इनको आपने एक बुक दी हुई है, वो तो ठीक है, जब वो चेक की जाती है तो उसमें तो कुछ नहीं खराब होता, अच्छा, मगर उसके साथ एक जाली रसीदों वाली बुक भी होती है जो पकड़ी गई है, बार बार पकड़ी जाती है, ठीक है, अचानक जाए तो पकड़ी जाती है, अगर उनको पता लग जाए तो फिर गायब हो जाती है। नेटवर्क इतना तेज है कि मैं ये समझता हूँ कि नीचे से लेकर ऊपर तक स्टेक्स लगे हुए हैं, और बिलीव करें कि ये अगर कोशिश भी कर लें और अगर फर्ज करें ये कंपनी का कोई अच्छा मुस्तकिल और आने वाले लोगों के लिए अच्छा ढांचा बना लें
तो मैं ये समझता हूँ ये इनकी बहुत बड़ी जीत होगी। अब ये सूरत हाल ऐसे है कि अगर ये किसी को पकड़ते भी हैं तो वो ऐसी सिफारिश आती है, ये खुद बता रही होती है मुझे कि यहाँ पे तो हर बंदा ऐसे आता है, यहाँ तो इनको एक दफा गो एट दिया जाए। अच्छा, क्या आपने सिफारिश किसी की नहीं माननी? Exactly. और That's the point. जो करना है आपने करना है। कंपनी देखिए LWMC आपके सामने एक नमूना है और मॉडल बना है। देखिए कितनी सिफारिशें आई होंगी, मुख्तार कर दिया जाए को कितना उसने प्रेशर जो है वो लिया होगा, सेक्रेटरी ने कितना प्रेशर लिया होगा। अब ये कंपनी भी सेक्रेटरी साहब के से नीचे ही आती है, सिर्फ उनकी एक निगाह की जरूरत है क्योंकि वो DCO लाहौर 2013 में रह चुके हैं, उनको पता है कंपनी कैसे चलानी है। कंपनी को बनाने का मकसद क्या था? यही मकसद था ना कि ये आउटसोर्स से बाहर निकले, जो रेवेन्यू आ रहा है चाहे वो 2 करोड़ आए चाहे 3 करोड़ आए, शहरियों को परेशानी ना हो। बिल्कुल शहरियों को टोकन जो है वो 10 रुपए और 20 रुपए का ही मिले। अब ये हो रहा है कि शहरियों को देखिए सारा दिन ना तो आप देख सकती हैं, ना ये देख सकती हैं, ना मैं देख सकता हूँ। अब मैं तो होकर चला गया वहां से, कहीं भी क्रैकडाउन भी हुआ तो उसके बाद फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है। मुझे पूरे साल में ये बताएं कि पूरे साल तो दूर की बात, एक माह में मैं चेयरमैन साहब से पूछूंगा कि कितनी FIRs हुई। आपके लाहौर के 219 पार्किंग स्टैंड है, शहर लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक है, ट्रैफिक हैजर्ड है, आपकी जो सर्विस राब्ता सड़कें हैं वो भर गई हैं। देखिए आप माल रोड पे जा रहे हैं, आपने अगर राब्ता सड़क नीचे से उतरना है पैनोरामा की तरफ से तो आगे लेफ्ट राइट आपको इतनी गाड़ियां मोटरसाइकिल नजर आती हैं कि आप जा आ नहीं सकते। अच्छा, वहां पे रोजाना इसी मद में 4 से 5 वार्डन खड़े हैं जो इसलिए खड़े हैं, इसलिए ड्यूटी दे रहे हैं कि वो गाड़ियां निकलवा सके। आप ट्रैफिक के लिए आपके पास सूरत ऐसी है कि आपको कोई प्लान ही नहीं है ना इमरान, ये कह सकते कोई प्लान ही नहीं है। बिल्कुल मेरी बात सुन इमरान, ठीक कह रहे हैं। अगर देखें आपने कोई किसी कंपनी का किसी को चेयरपर्सन लगाया है तो लेट लीड टू अ कंपनी टू हिम। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन आप चेयरपर्सन तो लगा देते हैं लेकिन दिल चाहता है आपका कि अख्तियारात आपके पास ही रहें। अख्तियारात आप डिलीवर नहीं करना चाहते किसी को, और अगर आप अख्तियारात डिलीवर नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर कंपनी कैसे चलेगी? बिल्कुल यहाँ पे यही तमाशा हो रहा है। आप देखें मैं चेयरपर्सन हूँ, मेरे पास बोर्ड में कोई चीज आती है, जब तक मुझे उसके बारे में इल्म नहीं होगा मैं कैसे उसको पास कर सकती हूँ, मैं कैसे उसको गो थ्रू कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे फाइलें छुपाई जाती हैं, यहाँ पर हर चीज छुपाई जाती है। अगर मैं किसी से कुछ मांगती हूँ कि जो मुझे फलां फाइल दिखाएं, फलां चीज दिखाएं, वो उसको बस डिस्पर्स किया जाता है, बताया ही नहीं जाता कि जी कहाँ पे वो फाइल है। जो ब्लैक लिस्ट लोग हैं उनको दोबारा से रीइंस्टेट किया जा रहा है, चेयरपर्सन के इल्म ही नहीं है, कोई उनके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो रही। जिन लोगों को हाई कोर्ट ने इवन फारग किया हुआ है कि जी इनको कंपनी जो है वो खुद देखे, वो कंपनी खुद कौन है वो बोर्ड ने देखना है, चेयरपर्सन ने देखना है। उसके देखे बगैर ही हमारे जाने जो रुखसत हुए हैं हमारे साहब, वो जाते जाते उनको बहाल कर गए हैं और चेयरपर्सन के इल्म में कोई बात तो क्या रुबीना जी आप क्या फिर चाहती हैं? मतलब आपकी कोई अपनी ट्रस्टवर्दी टीम हो या मुस्तनद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हो, ये क्या चाहती हैं? इतने सच बोल रही हैं मुझे नहीं लगता कि उसके बाद ये ना रहूं मैं। आई डोंट केयर लेकिन मैं इन चीजें ये देखें, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको आपने देखना है, जिसको आपने निभाना है। अब अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई डिसऑनेस्टी करती हूँ तो मैं अपने अमाल की खुद जवाबदेह हूँ। इमरान को पता मैं तो शुरू से कभी किसी से नहीं डरती, अल्लाह ताला की जात के सिवा मुझे किसी से कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को निभाने देना, मुझे करने दे। क्यों उसमें सारे अपने अपने इख्तियारात को लेकर घुसे हुए हैं, क्यों नहीं मुझे काम करने दे? बिल्कुल ऐसे ही है। मैडम आप ओपन हैं और ओपनली बात भी कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से इमरान, तो और ये इसी वजह से बिल्कुल ऐसे ही है। करप्शन कोई और कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये डिलीवरी भी तो करना चाहूंगी, करप्शन कोई और करता है, बदनाम होती है हमारी हुकूमत। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, हुकूमत तो आप ईमानदार ले आए, लेकिन उस ईमानदार हुकूमत को चलाने के लिए भी तो ईमानदार लोग चाहिए ना। करप्शन कोई और कर जाता है, बदनाम हुकूमत को कर देते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे ये सुनते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नैब के डर से काम नहीं करते। मैं अपनी जमात की जो नुमाइंदा हूँ और मेरी जमात को कोई मेरे सामने बदनाम करे करप्शन करके, ये मैं नहीं होने दूंगी। अच्छा, सीधी सी बात है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पार्किंग कंपनी जो है ना ये सियासी बोझ को भी कम करती है। आपके बहुत सारे लोग हैं जिनको जो बेरोजगार होते हैं वो पार्किंग स्टैंड पर उनको नौकरियां मिल जाती हैं, और पार्किंग कंपनी मेरा ख्याल है बेबी है इसी वजह से कि इसको इस तरह से रखा गया है। मगर मसला ये है कि आपने रख दिया, हमारा क्या कसूर है, शहरी को क्या कसूर है? वो 10 रुपए 20 रुपए टोकन और उस प्लेस का दे रहा है जिस प्लेस की जो इस वक्त कस्टोडियन जो है वो गवर्नमेंट है, और वहां पे ना पेडेस्ट्रियन राइट्स हैं,
आप अगर फुटपाथ पे चल रहे हैं तो रास्ते में ठेला नजर आएगा, आप सीधा चल ही नहीं सकते। अगर आप सड़क पे चलना शुरू होते हैं तो वहां पे मोटरसाइकिल का एक बहुत बड़ा जंजाल नजर आएगा। आप बिलीव करें तकरीबन 3 से 4 बजे आप हाल रोड पे चले जाएं, आप शालम मार्केट चले जाएं, आप अनारकली बाजार चले जाएं, इछरा चले जाएं, सांस लेना मुश्किल हुआ होता है। वजह क्या है कि इतनी बेहंगम, ऐसे लगता है कि सारे लाहौर की ट्रैफिक उधर आ गई। ऐसे लगता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, कोई साफ सुथरा माहौल नजर नहीं आ रहा। एक तो ट्रैफिक है, दूसरा तजावुजात का भी एक तो बहुत बड़ा मसला है। मैं थोड़ा सा इमरान, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन जब पॉइंट आए तो मैं चाह रही हूँ कि आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। अब आप देखें हॉस्पिटल्स में इतने मसाइल हैं, आपके बेचारे पुअर पेशेंट्स वहां पर एडमिट हैं, वो क्या कहते हैं कि बीमारी और मुकदमा कभी किसी घर में ना आए क्योंकि वो घर खाली हो जाता है, ये सूरत हाल है। और वहां पे 1 सेकंड के बाद अगर कोई मोटरसाइकिल गाड़ी आ रही है तो आप उससे 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। आप हॉस्पिटल्स में लोगों को रिलीफ दें। देखें इमरान खान की हुकूमत लोगों को रिलीफ देने के लिए आई है, आम लोगों के लिए आई है, गरीब लोगों के लिए आई है। आप गरीब लोगों के खून निचोड़ रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगी कि जो हॉस्पिटल्स की तो मैंने फिर इन लोगों के खिलाफ तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। अब PHA ने हमारी कंपनी का 8.5 करोड़ रुपया देना है। 8.5 करोड़ तो देना बड़ी दूर की बात, वो पार्किंग भी हमसे वापस ले गए। इस तरह के जो माफियाज है मेरे ख्याल से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो भी इस तरह की काम करते हुए सोचें एक दफा। और रुबीना सुलेहरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, चेयरपर्सन है पार्किंग कंपनी की। रुबीना जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और उम्मीद है कि मेरे ख्याल से अब कुछ चेंजिंग आएगी इस कंपनी में। जमात आती है तो वो अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए आती है। बिल्कुल, लेट देम टू वर्क। मुझे आपने इजाजत देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।